नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वालों और तटीय गतिविधियों में लगे लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा, चक्रवात से प्रभावित बिजली आपूर्ति और टेलीफोन नेटवर्क की जल्द बहाली सुनिश्चित करें। तूफान यास के तेज होकर भीषण तूफान में बदलने की आशंका। बुधवार शाम तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना। सशस्त्र सेना ने कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर में तूफान के असर को कम करने के लिए तैयारियां शुरू की। केंद्र सरकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बारे में विभिन्न राज्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी। विद्यार्थियों को 1 जून तक जानकारी दे दी जाएगी। देश में लगातार 10वें दिन कोरोना के नए मामलों की तुलना में संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या अधिक। कल 3,55,000 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। देश ने 21,23,000 कोविड नमूनों की जांच कर एक और उपलब्धि हासिल की। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए। उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने निःशुल्क ई न्यायालय सेवा मोबाइल ऐप के लिए 14 भाषाओं में नियमावली जारी की। और क्रिकेट में एशिया कप 2021 टूर्नामेंट खिलाड़ियों के व्यस्त कार्यक्रम के कारण स्थगित। समाचार संध्या में चंद्रशेखर शर्मा के साथ मैं रवि कपूर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि तटों के निकट गतिविधियों में लगे लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। चक्रवात के बुधवार शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तट को पार कर जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अधिकारियों को राज्यों के साथ पूरे तालमेल से काम करने का भी निर्देश दिया है। श्री मोदी ने चक्रवात यास से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए संबंधित राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मोदी ने बिजली आपूर्ति और संचार नेटवर्क की जल्द बहाली किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से राज्य सरकारों के साथ समुचित समन्वय रखने को कहा ताकि कोविड उपचार और टीकाकरण में कोई बाधा न आए। उन्होंने जोखिम वाले जिलों में चक्रवात के दौरान एहतियाती उपायों से संबंधित निर्देश स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने को कहा। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में तटवर्ती समुदायों और उद्योगों सहित विभिन्न पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। बैठक में मौसम विभाग ने जानकारी दी कि चक्रवात यास के तेज होकर बुधवार शाम तक बहुत भीषण तूफान में बदलने और ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की संभावना है। इस दौरान प्रति घंटा 155 से 185 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके असर से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। प्रधानमंत्री को बताया गया कि कैबिनेट सचिव ने कल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति और सभी तटवर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय मंत्रालयों तथा संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक की। गृह मंत्रालय 24 घंटे स्थिति की समीक्षा कर रहा है और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी आवश्यक उपकरणों तथा सामग्री के साथ 46 टीमों की तैनाती की है। इसके अलावा 13 और टीमें भी आज भेजी गई हैं और 10 टीमों को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने राहत और बचाव कार्यों के लिए जहाज और हेलीकॉप्टरों की तैनाती कर दी है। वायुसेना और सेना के इंजीनियर भी नौकाओं और बचाव उपकरणों के साथ तैयार हैं। मानवीय सहायता और राहत सामग्री के साथ
7 पोत पश्चिमी तट पर तैयार रखे गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने समुद्र में सभी तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और अपने जहाजों को सुरक्षित बंदरगाह तक वापस लाने के उपाय किए हैं। बिजली मंत्रालय बिजली आपूर्ति की तुरंत बहाली के लिए ट्रांसफार्मर, जनरेटर और अन्य उपकरणों की आपात व्यवस्था के साथ तैयार है। दूरसंचार मंत्रालय ने भी संचार नेटवर्क तुरंत बहाल करने की आवश्यक तैयारियां की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों और कोविड प्रबंधन के बारे में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, संबद्ध मंत्रालयों के सचिवों के अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, मौसम विभाग और एनडीआरएफ के महानिदेशक तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र आज गहरे दबाव में बदल गया। ओडिशा में पारादीप के पूर्व दक्षिण पूर्व से लगभग 590 किलोमीटर दूर स्थित इस क्षेत्र के कल सवेरे तक तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान ये और गहरा कर बहुत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। चक्रवाती तूफान यास बंगाल ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। यह बुधवार शाम तक दीघा और पारादीप पहुंच सकता है। इस तूफान की रफ्तार उत्तरी खाड़ी में 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि अपने व्यापक फैलाव के कारण यह भारी नुकसान कर सकता है। सशस्त्र बलों ने चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस तूफान के बुधवार को पश्चिमी तट पर पहुंचने की संभावना है। भारतीय वायुसेना के 15 मालवाहक विमानों ने जामनगर, वाराणसी, पटना और एर्नाकुलम से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 950 कर्मियों और 70 टन सामग्री को कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर पहुंचाया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 16 विमान और 26 हेलीकॉप्टर तत्काल तैनाती के लिए तैयार रखे गए हैं। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत की 10 खेप भुवनेश्वर और कोलकाता भेजी हैं। 5 खेप पोर्ट ब्लेयर पर तैयार रखी गई हैं। पूर्वी कमान और अंडमान निकोबार कमान के 8 पोत राहत पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। 4 गोताखोर और 10 बाढ़ राहत टुकड़ियां कोलकाता, भुवनेश्वर और चिल्का में तैनात की गई हैं। ये टुकड़ियां बहुत कम समय के बुलावे पर नागरिक प्रशासन को उपलब्ध होंगी। मंत्रालय ने कहा कि 7 बाढ़ राहत दल और 2 गोताखोर दल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग स्थानों पर तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नौसेना के विमान और हेलीकॉप्टर राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में तैयार रखे गए हैं। थल सेना की 8 बाढ़ राहत और इंजीनियर टास्क फोर्स की 3 टुकड़ियां नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर तैनात करने के लिए तैयार की गई हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सशस्त्र बल प्रभावित राज्यों में नागरिक प्रशासन से संपर्क में हैं। देश में लगातार 10वें दिन कोरोना के नए मामलों की तुलना में संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। कल 3,55,000 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 2,40,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय 28 लाख से अधिक कोविड रोगी हैं जो घर पर पृथकवास में हैं या अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। अब तक 2 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में सर्वाधिक संक्रमित मरीज हैं। करीब 78% नए रोगी इन्हीं राज्यों से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 3,741 रोगियों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,99,266 पहुंच गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार देश में कोविड नमूनों की जांच की संख्या 32 करोड़ 86 लाख को पार कर गई। आईसीएमआर ने बताया कि कल 21,23,000 नमूनों की जांच के साथ रोजाना होने वाली जांच का नया रिकॉर्ड बना। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि ये टीके निःशुल्क और राज्य द्वारा सीधे खरीद की प्रक्रिया के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए हैं। राज्यों को उपलब्ध कराए गए कुल टीकों में से 19 करोड़ 90 लाख टीके उपयोग किए गए हैं, जिनमें बर्बाद हुए टीके भी शामिल हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अब भी 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 40,650 टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
देश भर में अब तक कोविड-19 टीके की 19 करोड़ 50 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लगभग 1 करोड़ टीके 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्तियों को पहली खुराक के तौर पर लगाए गए हैं। पिछले एक दिन में देश भर में लोगों को 16 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई हैं। बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष की आयु के 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को टीके की पहली खुराक दी गई है। देश भर में अब तक 15 करोड़ 20 लाख लोगों को कोविड टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। लगभग 4 करोड़ 30 लाख लोग दोनों डोज ले चुके हैं। रेलवे ने अब तक कई राज्यों को 936 टैंकरों के जरिए 15,284 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि अब तक 234 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं और कई राज्यों को राहत पहुंचाई है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों को ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन पहुंचाई गई। असम में आज 80 मीट्रिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस रोजाना 800 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। आईएनएस जलाश्व ब्रुनेई और सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर तथा वेंटिलेटर सहित अन्य कोविड राहत सामग्री लेकर आज विशाखापट्टनम पहुंचा। कोविड राहत अभियान समुद्र सेतु द्वितीय भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। इसके तहत आईएनएस जलाश्व 18 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 3,650 ऑक्सीजन सिलेंडर तथा 39 वेंटिलेटर सहित महत्वपूर्ण कोविड राहत सामग्री लाया है। इनमें से 15 क्रायोजेनिक टैंक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे हुए हैं। यह कोविड राहत सामग्री भारतीय दूतावासों ने उपलब्ध कराई है। आईएनएस त्रिकंड कतर से कोविड राहत सामग्री लेकर आज ही मुंबई पहुंचा है। आईएनएस त्रिकंड 20-20 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे 2 कंटेनर और 100 ऑक्सीजन सिलेंडर लाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वालों और तटीय गतिविधियों में लगे लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा, चक्रवात से प्रभावित बिजली आपूर्ति और टेलीफोन नेटवर्क की जल्द बहाली सुनिश्चित करें। तूफान यास के तेज होकर भीषण तूफान में बदलने की आशंका। बुधवार शाम तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना। सशस्त्र सेना ने कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर में तूफान के असर को कम करने के लिए तैयारियां शुरू की। केंद्र सरकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बारे में विभिन्न राज्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी। विद्यार्थियों को 1 जून तक जानकारी दे दी जाएगी। देश में लगातार 10वें दिन कोरोना के नए मामलों की तुलना में संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या अधिक। कल 3,55,000 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। देश ने 21,23,000 कोविड नमूनों की जांच कर एक और उपलब्धि हासिल की। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए। उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने निःशुल्क ई न्यायालय सेवा मोबाइल ऐप के लिए 14 भाषाओं में नियमावली जारी की। और क्रिकेट में एशिया कप 2021 टूर्नामेंट खिलाड़ियों के व्यस्त कार्यक्रम के कारण स्थगित। केंद्र सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर इस सप्ताह विचार करेगी और विद्यार्थियों को इस संबंध में 1 जून तक या इससे पहले जानकारी दे दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के बारे में विचार के लिए राष्ट्रीय विचार विमर्श की अध्यक्षता की। इसमें परीक्षाओं के तरीके, प्रक्रिया, अवधि और समय के बारे में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि समूचा देश विद्यार्थियों की शैक्षिक भलाई और शिक्षा प्रणाली का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक साथ है।
हमारे अध्यापकगण ने फ्रंट लाइन पर आकर के जिस तरीके से पूरे वर्ष में मेरे छात्रों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया और साथ में नहीं जाने दिया, ऑनलाइन एजुकेशन यथासंभव वहां तक पहुंचे हैं जहां तक पहुंच सकते थे और पहुंच रहे हैं। जो थोड़ा बहुत कमी है उसको भी दूर कर रहे हैं। शायद ये दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण होगा जब 25-30 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन पर और घरों को ही स्कूल में तब्दील कर दिया गया होगा। अभिभावकों मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने और अध्यापकों ने मिल करके छात्रों को इस ऐसे वक्त पर बहुत संभालने की कोशिश की है और छात्रों ने भी जो साहस दिखाया है, उत्साह दिखाया है, इसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं शुभकामना देना चाहता हूं। श्री पोखरियाल ने विश्वास व्यक्त किया कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बारे में जल्द ही सामूहिक फैसला लेकर उसकी जानकारी दी जाएगी ताकि विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों में फैली अनिश्चितता दूर हो सके। कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए, और उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिश्चितता को दूर कर सकेंगे। कि जब हमने आपकी सीबीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षाओं को स्थगित किया था तब हमने आपसे कहा था कि हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीजें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे। श्री पोखरियाल ने कहा कि सरकार ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला करने में 12वीं की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने अपना समय और बहुमूल्य सुझाव देने के लिए रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री निशंक ने केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर को भी बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। श्री राजनाथ सिंह ने बैठक में भाग लेने वाले सभी लोगों को उनके रचनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि यदि वे और सुझाव देना चाहें तो मंगलवार तक शिक्षा मंत्रालय को इन्हें भेज सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने अपने निःशुल्क ई न्यायालय सेवा मोबाइल ऐप के लिए 14 भाषाओं में नियमावली जारी की है। ये अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा है कि ये ऐप नागरिकों, अधिवक्ताओं, विधि सेवा कंपनियों, पुलिस, सरकारी संस्थाओं और अन्य संस्थानों के लाभ के लिए है। इस मोबाइल ऐप और इसकी नियमावली को उच्चतम न्यायालय की ई समिति की आधिकारिक वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। नियमावली में ऐप की सभी विशेषताओं की जानकारी दी गई है जिससे आम व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है। इस ऐप के इस्तेमाल से कोई भी व्यक्ति मुकदमा संख्या, मुकदमा दायर संख्या, वादी का नाम, प्राथमिकी संख्या, अधिवक्ताओं की जानकारी, मुकदमे की स्थिति और नोटिस सूची के बारे में जान सकता है। इस ऐप से किसी भी मुकदमे के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। इसमें उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों के मुकदमों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने लोगों को फर्जी वेबसाइटों के प्रति चेतावनी दी है। पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि वेबसाइट pibfactcheck.in का अपने आप को पीआईबी की आधिकारिक वेबसाइट बताने का दावा झूठा है। पीआईबी ने कहा है कि लोगों को सरकार से संबंधित तथ्यों की जांच के लिए पीआईबी के ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक के संपर्क में रहना चाहिए। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 23 मई से 30 मई 2021 के लिए रेमडेसिविर टीके की अतिरिक्त 22,17,000 शीशियां आवंटित की हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया कि इससे पहले सभी राज्यों को 23 मई तक 76 लाख से ज्यादा शीशियां उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने कहा कि देश भर में अभी तक कुल मिलाकर करीब 99 लाख शीशियां आवंटित की गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में कोविड संक्रमण दर में कमी आई है और स्वस्थ होने की दर में वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर तकरीबन 93% है, जबकि संक्रमण की दर घटकर 3.11% रह गई है। श्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य के लोग सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने महामारी का प्रकोप रोकने के लिए लोगों से कोविड मानकों का पालन करने की अपील की।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित किया गया है। लॉकडाउन में बिहारवासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और जनता द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि अब मरीजों की संख्या में कुछ दिनों में कमी आ रही है। 25 मई के पूर्व लॉकडाउन के संबंध में हम लोग फिर से आपस में बैठकर आगे के लिए शीघ्र आवश्यक निर्णय लेंगे। कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बिस्तरों की कमी को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था अनिवार्य हो गई है। कर्नाटक के अस्पताल भी कोविड रोगियों के लिए बिस्तरों की कमी का सामना कर रहे हैं। इस कठिन दौर में सेना आगे आई है और उसने बेंगलुरु में 100 बिस्तर के कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड रोकथाम के लिए राज्य प्रशासन को मदद देने के उद्देश्य से भारतीय सेना के बेंगलुरु केंद्र में कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। अलसूरू में मौजूद इस सेंटर में चिकित्सा उपकरण और डॉक्टर्स राज्य स्वास्थ्य विभाग के होंगे और भारतीय सेना द्वारा इसके रखरखाव को देखा जाएगा। कोविड रोगी जिनको सिम्टम्स नहीं है या धीमी असर है, उनके लिए ये सेंटर बनाया गया है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के बेड बुकिंग सिस्टम द्वारा यहाँ रोगियों को लाया जाएगा। कर्नाटक केरला उप विभाग के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल जेवी प्रसाद जी का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना सदा तत्पर रहेगी और बेंगलुरु नागरिकों की तकलीफ कम करने के उद्देश्य से कोविड केयर सेंटर्स की स्थापना हुई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के उपलक्ष्य में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इनके अंतर्गत घर पर रहें, योगाभ्यास करें विषय पर 5 वेबिनार की श्रृंखला भी शामिल है। देश के 5 प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से इस श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक संगठन मौजूदा स्थिति में महत्वपूर्ण विषय पर एक वेबिनार करेगा। मंत्रालय ने बताया कि श्रृंखला का पहला वेबिनार कल आयोजित किया जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के इस वेबिनार का विषय है बाहरी संकट के दौर में आंतरिक शक्ति को जागृत करना। समाज में बदलाव लाने में संचार एक मजबूत माध्यम है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने इसे साबित कर दिखाया है। हिमाचल प्रदेश के इस जिले में कोविड मामलों की संख्या बहुत अधिक है। यहां के ग्रामीण इलाकों में भी कई मामले सामने आए हैं। जिले के उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कांगड़ा प्रशासन ने कोविड नियमों के पालन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई नवाचारी उपाय अपनाए हैं। कांगड़ा जिले के जिला उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा, जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए नाटकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषाओं में जिंगल भी बनाए गए हैं। डीसी के अनुसार जनता ने प्रशासन की कोशिशों को सराहा है। श्री प्रजापति ने बताया कि वायरस से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए जिले में चिकित्सा सुविधाओं को भी बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 की पहली लहर में भी कोविड प्रबंधन के लिए कांगड़ा प्रशासन की सराहना की गई थी। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीक्षा सक्सेना। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कर्मियों के समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने से जिला अस्पताल में बेहतरीन बदलाव आया है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर इशफाक अहमद ने आकाशवाणी श्रीनगर से बातचीत में कहा, हमारा जो यहाँ पे हॉस्पिटल डिक्लेयर होगा कोविड L3 फैसिलिटी, जो न्यू कैंपस DH बांडीपोरा है, गवर्नमेंट ने इसको किया है डिक्लेयर L3 फैसिलिटी। हमने यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का LSCS भी किया और नॉर्मल डिलीवरीज भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 पेशेंट्स, जिनमें से 8 की LSCS सर्जरीज हुई है, 4 की नॉर्मल डिलीवरीज, लेकिन वो भी कोविड पॉजिटिव थी। बोथ मदर्स एंड बेबीज आर डूइंग वेल। हम उन पे कॉन्स्टेंटली नजर रखे हुए हैं और उनमें से 1-2 को हमने डिस्चार्ज भी किया है, अभी बिल्कुल हेल्दी है, बेबीज भी हेल्दी है और हमारी जो डेडिकेटेड टीम्स हैं वो उन पे पूरी तरह से देखरेख में है। जिला अस्पताल बांदीपोरा में डॉक्टरों की एक टीम चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुश्ताक अहमद की देखरेख और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BA खान के कुशल मार्गदर्शन में गर्भवती महिलाओं की सर्जरी के अलावा कोविड पॉजिटिव रोगियों के इलाज के लिए भी 24 घंटे काम कर रही है। मुंबई में इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने एक ऐसी PPE किट तैयार की है जो चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को गर्मी और उमस से बचाएगी। KJ सोमैया कॉलेज के छात्र निहाल सिंह आदर्श ने एक उपकरण विकसित किया है जो बेल्ट की तरह PPE किट पर लगाया जा सकता है। ये उपकरण PPE किट के भीतर वायु का आवागमन सुनिश्चित करता है। ये उपकरण आसपास से वायु लेकर और उसे परिष्कृत कर PPE किट के भीतर धकेलता है। इससे मानव शरीर को संक्रमण से सुरक्षा मिलती है और किट के भीतर हवा जाने से अनुकूलता रहती है।
ये उपकरण एक लिथियम आयन बैटरी से जुड़ा है जो 6 से 8 घंटे तक चलता है। असम के गोलाघाट के जिला सूचना और लोक संपर्क अधिकारी ने कोविड-19 पर दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए कदम उठाया है। स्नातक की छात्र भिदिका गोस्वामी ने लोक संपर्क अधिकारी की सहायता से सांकेतिक भाषा में एक वीडियो तैयार किया है जो दिव्यांगों की सहायता करेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि एलोपैथी के बारे में योग गुरु रामदेव के हाल के बयान से देश की भावनाओं को ठेस पहुंची है। योग गुरु रामदेव ने हाल में एक बयान में कोविड से होने वाली मृत्यु के लिए एलोपैथी को जिम्मेदार ठहराया था। स्वास्थ्य मंत्री ने रामदेव से आग्रह किया कि वे अपने इस आपत्तिजनक बयान को वापस लें। देश में पहले व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से आकाशवाणी कोविड-19 के बारे में जागरूकता लाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लोक सेवा प्रसारक के अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने पिछले वर्ष मार्च में विशेष लोक संपर्क कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला की शुरुआत की। आज इस कार्यक्रम की 400वीं कड़ी का प्रसारण होगा। इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव सवालों के जवाब देंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इस साल होने वाले एशिया कप को आधिकारिक रूप से 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और लॉजिस्टिक चुनौतियों को देखते हुए एशिया क्रिकेट परिषद को यह टूर्नामेंट स्थगित करना पड़ा है। एक बयान में परिषद ने कहा है कि व्यस्त कार्यक्रम के कारण इस साल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए अभी कोई विंडो उपलब्ध नहीं है। लद्दाख अपनी असाधारण कला, संस्कृति और अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। बुद्ध धर्म से जुड़े होने की वजह से इसे लघु तिब्बत भी कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि सम्राट अशोक के कार्यकाल के दौरान लद्दाख में बुद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। लेह से 100 किलोमीटर दूर तिरी गांव में एक ऐतिहासिक अशोक स्तूप को पवित्र माना जाता है और इसे संरक्षित किया गया है। हमारी लेह संवाददाता की एक रिपोर्ट। लद्दाख अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं धरोहर की वजह से देश विदेश में जाने जाते हैं, जिनकी सुरक्षा एवं देखभाल यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे भी धरोहर है जिनकी सुरक्षा बौद्ध मठों द्वारा की जाती है। उनमें से एक है तिरी स्तूप, जो लद्दाख के पूर्व में लेह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर तिरी नामक गाँव में विद्यमान है। तिरी स्तूप लद्दाख के प्राचीनतम स्तूपों में से एक है, जो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए हैं। अशोक काल में बनवाए इस स्तूप के महत्व के बारे में हिमालयन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर सोनम वांगचुक ने स्पष्ट की है। चंगथंग की तिरी गांव में स्थित अशोक स्तूप, जो कि लद्दाख में बौद्ध धर्म की स्थापना का सबसे प्राचीन सबूत माना जाता है। आज तिरी स्तूपा को लद्दाख में एक तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आज भी दर्शन के लिए वहां जाते हैं। यहाँ के मठों में लामाओं को देश विदेश की जानकारी के लिए एकमात्र साधन रेडियो है। लद्दाख की संस्कृति एवं धरोहर को बचाने और इसको बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो लेह का हमेशा से बड़ा योगदान रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्र के साथ तिरी गांव से मैं दिस्कित डोलमा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वालों और तटीय गतिविधियों में लगे लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा, चक्रवात से प्रभावित बिजली आपूर्ति और टेलीफोन नेटवर्क की जल्द बहाली सुनिश्चित करें। तूफान यास के तेज होकर भीषण तूफान में बदलने की आशंका। बुधवार शाम तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना। सशस्त्र सेना ने कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर में तूफान के असर को कम करने के लिए तैयारियां शुरू की। केंद्र सरकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बारे में विभिन्न राज्यों से प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी। विद्यार्थियों को 1 जून तक जानकारी दे दी जाएगी। देश में लगातार 10वें दिन कोरोना के नए मामलों की तुलना में संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या अधिक। कल 3,55,000 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। देश ने 21,23,000 कोविड नमूनों की जांच कर एक और उपलब्धि हासिल की।
केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए। और क्रिकेट में एशिया कप 2021 टूर्नामेंट खिलाड़ियों के व्यस्त कार्यक्रम के कारण स्थगित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।